So, hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to start our unit number 11, that is Abul Fazl Monarchy. एंड आई नो आपके पेपर आने वाले हैं, आपके पेपर चल रहे हैं, ठीक है। और मैं जल्दी से कोशिश करूँगी कि मैं ख़त्म करवा दूँ आपकी ये वाला पूरी जितने भी हमारे इसमें 11 या 13 चैप्टर्स हैं, तो मैक्सिमम चैप्टर हो चुके हैं। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर हमारा और रह गया है, तो मैं उसकी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो यस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम कंटिन्यू करते हैं अपनी यूनिट नंबर 11। सो यूनिट नंबर 11 है आपकी अबुल फ़ज़ल मोनार्की, जिसके अंदर हम अबुल फ़ज़ल के बारे में पढ़े थे कि वो कौन थे और उन्होंने किस तरीके से मोनार्क का एक सिस्टम बताया था अपनी, जो उन्होंने अकबरनामा लिखी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक मोनार्क को किस तरीके से शो किया है, इसमें हम वही पढ़ने वाले हैं। तो अबुल फ़ज़ल वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर ड्यूरिंग द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। कि जो अब्बुल फ़ज़ल थे वो प्रोमिनेंट फिगर थे मुग़ल एम्पायर के टाइम पे। एंड इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1551 से 1602 तक का इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। नेक्स्ट है, ही वॉज अ हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे और एडवाइज़र टू एम्पीरियर अकबर। और बेसिकली जो अकबर थे ना उनके एडवाइज़र्स थे, एडवाइज़र में से एक थे। और इन्होंने ही अकबरनामा लिखी है जिसके अंदर डिटेल्ड अकाउंट है अकबर का, ठीक है। अकबर की रेन की बिल्कुल यहाँ माना जा सकता है कि अकबर का शासन जब तक रहा ना मुग़ल एम्पायर में, तब तक ही अबुल फ़ज़ल ने उनके बारे में सब कुछ लिखी है चीज़ें, ठीक है। और ही वॉज अ पार्ट ऑफ नवरत्नास और दी 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर कोट। और इनको 9 रत्न बोला जाता है कि जो 9 इम्पॉर्टेंट लोग हैं ना अकबर के कोर्ट में, उनमें से एक कौन है, अबुल फ़ज़ल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ़ज़ल्स रॉयल्टी फॉर दी स्टेट, कि उन्होंने एक स्टेट के अंदर किस तरीके की चीज़ें बताई है कि होनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो पहला है कि फ़ज़ल अप्रोच्ड हिस्ट्री फ्रॉम अ लॉजिकल एंड सेकुलर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुग़ल एम्पायर से पहले दिल्ली सल्तनत का हमारे में यहाँ पे शासन था इंडिया में, ठीक है। तो फ़ज़ल ने अप्रोच किया है हिस्ट्री को एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से और एक सेकुलर पर्सपेक्टिव से उन्होंने इसको देखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ़ज़ल देयर इज़ नो हायर डिग्निटी इन गॉड्स आई दैन दैट ऑफ रॉयल्टी, कि फ़ज़ल के लिए कि कोई भी हायर डिग्निटी नहीं है इन गॉड्स आई दैन दैट ऑफ रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी जो राजशाही जिसको हम बोलते हैं वही सबसे सुप्रीम है और कुछ नहीं है, ठीक है, गॉड की आई में, भगवान की आंखों में। रीज़न इज़ दैट रॉयल्टी इज़ बोथ अ रेमेडी फॉर द स्पिरिट ऑफ द रेबिलियन एंड द रीज़न वाई सब्जेक्ट शुड ओबे। और रॉयल्टी, राजशाही एक ऐसी चीज़ है, एक लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एकदम मतलब अपने जो भी लीडर हैं उनको ओबे कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रेमेडी फॉर द स्पिरिट ऑफ रेबेलियंस, और यही एक रेमेडी है जो रेबेल करते हैं, जो रिवॉल्ट वगैरह करते हैं उनके, ताकि उनको बेसिकली डर रहे कि एक कोई है हमारे ऊपर सुप्रीम, जो हम पे हम अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें कुछ पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। इट कैन इवन सीन इन द नेम पद शाह, वेयर पद स्टैंड ये रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी एंड शाह रिप्रेजेंट लॉर्डशिप। ये पद शाह के अंदर भी देखा जा सकता है, जहाँ पर पद रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को और शाह रिप्रेजेंट करता है लॉर्डशिप को। द किंग इज़ द सोर्स ऑफ पोजेशन एंड ऑल द स्ट्रेंथ इन द सोसाइटी, ठीक है। इफ़ देर इज़ नो मोनार्क एग्जिस्ट द वर्ल्ड वुड बी अ वेस्ट लैंड, अगर कोई मोनार्क नहीं होगा तो वर्ल्ड एक वेस्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ड्यू टू इम्पीरियल जस्टिस सम विल चूज रूट ऑफ ओबीडियंस, सम चूज इट बाय फोर्सफुली एंड सम बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लीडरशिप को किस तरीके से बताया गया है कि एक किंग जो है, एक जस्टिस प्रोवाइड करने वाला जो तरीका है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग उसको खुशी से फॉलो कर रहे हैं कि हाँ हमारे ऊपर कोई है, कुछ लोग उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, फोर्सफुली, क्योंकि करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं किया तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। और तीसरे लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए कर रहे हैं तीसरे लोग, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड थोड़ा थोड़ा सेम हो रहा है, बट ये सेम है नहीं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि फोर्स्ड टू चूज़ द राइट पाथ, वो गलत पाथ पर भी जा सकते हैं, बट वो फोर्स्ड है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो उनके साथ कुछ हो सकता है, ठीक है, कोई उनको पनिश कर सकता है, तो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फजल पर्सपेक्टिव ऑफ अ किंग। फजल ने कैसे दिखाया है किंग को। एज यू ऑल नो, मैं आपको बता दूं कि जैसे अकबर और इन सब के टाइम पे क्या होता था, जो भी मुग़ल एम्पायर्स होता था इसके अंदर कोई भी ऐसे कोर्टियर्स हैं या फिर जो बुक लिखते हैं बेसिकली, जैसे अबू फजल है जैसे, तो इन लोगों को ना बोला जाता था कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए, ठीक है। तो ये
अबू फजल भी कुछ उन्होंने अलग नहीं किया, उन्होंने भी सेम ही चीज़ें करी हैं, ठीक है। मतलब किंग की बिल्कुल अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करनी है, किंग अच्छा काम कर रहा है यही बताना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फजल, मैन हु आर फुलिश एंड शॉर्ट साइड आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ट्रू किंग और ग्रेडी किंग। कि फजल का मानना ये है कि जो लोग फुलिश होते हैं और शॉर्ट साइट होते हैं, दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ट्रू किंग एंड अ ग्रीडी किंग। उनको डिस्टिंग्विश करना एक ट्रू और एक ग्रीडी किंग के बीच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट बोथ हैव अ ट्रेजरी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रीडी किंग हो और एक ट्रू किंग हो, ठीक है। देखो यहाँ पे दो टाइप के किंग की बात हो रही है, एक ग्रीडी किंग है हमारा, एक ट्रू किंग है और एक ग्रीडी किंग है। इन दोनों के पास ही ये सारी चीज़ें होंगी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो, दोनों के पास ट्रेजरी होगी, दोनों के पास आर्मी है, दोनों के पास सर्वेंट है, ओबीडियंट, अच्छे खासे रिस्पेक्ट करने वाले पीपल हैं, वाइज मैन, बुद्धिमान लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, मीन्स ऑफ एन्जॉयमेंट भी है। बट द मैन विद ग्रेटर इंसाइट सी द डिस्टिंक्शन। लेकिन इन दोनों किंग्स में से जो भी ज़्यादा जिसका ज़्यादा अच्छे गोल होंगे फ्यूचर को लेके, वही आगे जाएगा ना, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर लॉन्ग लास्टिंग इन अ वाइज किंग वाइल ऑफ अ लिमिटेड ड्यूरेशन इन अ ग्रीडी किंग। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी किंग एक अच्छा किंग है, जो ग्रीडी किंग नहीं, जो ट्रू किंग है, ठीक है, जिसकी जो गोल हैं वो आगे आगे चल के बिल्कुल लाइफ के लिए हैं, आगे की उसको अपने साम्राज्य को किस तरीके से प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है, उसके इतने बड़े बड़े गोल हैं, तो वही ग्रेट होगा ना। और ग्रीडी एक किंग होता है ग्रीडी, जिसके कोई गोल्स नहीं है, ठीक है, और उसको सिर्फ अपने लिए सोचना है, ठीक है। अ गुड वन हैज़ अ गोल्स, ठीक है, एंड वाइल द अदर वन डू एवरीथिंग फॉर हिज प्लेजर। और जो दूसरा है उसको सिर्फ अपने खुशी के लिए, जिसको जो करना है वो करेगा। फजल व्यू रॉयल्टी एज अ डिवाइन लाइट। कि जो फजल हैं उन्होंने रॉयल्टी को ऐसा देखा है, एक डिवाइन लाइट है बेसिकली, कि किंग के पास जो शक्तिज़ हैं, वो जितनी भी शक्ति है वो भगवान की तरफ से आती है, डिवाइन से आती है, और परहैप द रीज़न बिहाइंड द आर्ट ऑफ परफेक्शन फॉर द सुल्तान। और जो ये बेसिकली देखो इस्लाम आ गया ना यहाँ पे, कि इस्लाम में सुल्तान जो है उसको क्या माना गया है, बिल्कुल परफेक्ट माना गया है, ठीक है। और उनको इसलिए माना गया है क्योंकि वो एक डिवाइन लाइट है, और डिवाइन लाइट हमेशा परफेक्शन शो करती है, ठीक है। दिस इज़ रिफर्ड एज फर ए इजीदी, ठीक है, जिसको आप डिवाइन लाइट कह सकते हैं, ये उर्दू वर्ड है फर ए इजीदी, ठीक है। नेक्स्ट अपना है पीपल एज अ सब्जेक्ट्स। कि अब लोग, अबू फजल ने अपनी बुक में अकबरनामा में किस तरीके से लोगों को एज अ सब्जेक्ट्स बताया कि प्रजा एक कैसी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया है, इन द प्रेजेंस ऑफ सुल्तान मैन बो देयर हेड इन अडोरेशन एंड प्लेस देयर फोर हेड ऑन द ग्राउंड एज दे वर सबमिटिंग टू गॉड। कि इतनी रिस्पेक्ट करते थे वो लोग अपने सुल्तान की कि सर को ज़मीन पर रख दिया करते थे, जैसे हम लोग मंदिर के अंदर मत्था टेकते हैं भगवान के आगे, ठीक, ये लोग अपने सुल्तान के आगे ऐसे मत्था टेकते थे, ठीक है, और अपने फोरहेड को ग्राउंड पे रख देते थे जैसे कि वो गॉड को सबमिट हो रहे हैं, ठीक है। हाउएवर इफ द बादशाह डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन और सोशल क्लास, ही कुड नॉट बी कंसाइडर एज अ डिसेंट रूलर। अगर कोई बादशाह है वो डिस्क्रिमिनेट करता है डिफरेंट पीपल के बीच में, रिलीजन और सोशल क्लास के बीच में, देन तो ही कुड नॉट बी कंसाइडर एज अ डिसेंट रूलर, तो उसे एक डिसेंट रूलर हम लोग नहीं मान सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम अबू फजल के अकॉर्डिंग देखें तो जो मोनार्क होता है उसके पास मैजिकल पावर्स होती है, वो फिल होता है मैजिकल पावर से, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ है कि वो डिवाइन लाइट से आता है और उसके पास मैजिकल पावर है, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टैंड अगेंस्ट हिम। और कोई भी एक मोनार्क के अगेंस्ट में स्टैंड नहीं हो सकता, बिकॉज फर इजीदी दैट इज ही हैड द पावर ऑफ विच अराइज फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसलिए ही सबको उनके ऑर्डर को जो भी वो ऑर्डर देते हैं उसको ओबे करना ज़रूरी है। इन अबुल फजल ओपिनियन अकबर वॉज द आइडियल किंग। अबुल फजल ने क्योंकि अकबर के बारे में ही लिखा है तो उन्होंने बताया है कि जो अकबर हैं वो एक आइडियल किंग हैं, विच इज़ रिफर्ड एज अ कम्प्लीट मैन, जिनको उन्होंने कम्प्लीट मैन बताया है और जो कभी कोई गलती नहीं कर सकते, ऐसा अबुल फजल का मानना है, ठीक है। ही शुड रिकॉग्नाइज हिज पीपल ओल्ड मैथड एज नेसेसरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू मॉडर्न लाइफ। उन्होंने ये बोला है कि जो प्रजा है ना, एक किंग को ये समझना चाहिए कि उसकी जो प्रजा है वो पुराने मेथडों से ज़्यादा इंस्पायर है, ठीक है,
तो किंग को एकदम से चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए, मॉडर्निटी एकदम से नहीं लानी चाहिए, धीरे 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 उनको समझाते हुए कि पुरानी चीज़ें भी रहें और नई चीज़ें भी आ जाए। धीरे धीरे इस तरीके से क्या करना चाहिए, किंग को मॉडर्निटी की तरफ बढ़ना चाहिए, एकदम से झटके से नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है। अपना नेक्स्ट आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में, कि रिलीजन के बारे में थोड़ा अबुल फजल ने क्या बताया है कि द एजेंट ऑफ द गॉड विल नॉट परमिटेड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द न्यूमरस रिलीजियंस बिलीव्स रिप्रेजेंटेड इन द सोसाइटी। यहाँ पे ये बताया गया है कि अबुल फजल ने ये बताया है कि अगर कोई भी रिलीजन है, अकबर की रेन में जो भी रिलीजन होते थे अलग अलग टाइप के, क्योंकि देखो वो इंडिया में ही राज करते थे, तो हिंदू मुस्लिम सारे टाइप के लगभग यहाँ पर हमारे रिलीजन्स थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा थे, तो अकबर ऐसा कहते हैं कि ऐसा अकबर का भी मानना है, और उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि एजेंट ऑफ द गॉड, यानी कि जो अकबर है बेसिकली एजेंट ऑफ द गॉड वही हो गए ना, डिवाइन लाइट, उनको ये बिल्कुल भी वो नहीं है, परमिट नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके अलग अलग रिलीजन्स के बीच में, ठीक है। उनको बिल्कुल मतलब नो बायसनेस होनी चाहिए, उनके अंदर कोई बायस नहीं होनी चाहिए, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकते हैं, ऐसा अबुल फजल का मानना है, उन्होंने लिखा है, ठीक है। नो स्पेसिफिक रिलीजन वॉज ग्रांटेड सॉवरनिटी, किसी भी एक रिलीजन को प्रभुता नहीं दी गई है, मतलब महत्वता नहीं दी गई है कि यही एक रिलीजन है पर्टिकुलर, ठीक है। दे बिलीव दैट रिलीजियंस वर फंडामेंटली द सेम विद डिफरेंट पाथ, उनका मानना ये है कि जो रिलीजन्स हैं वो सारे सेम ही हैं, बट उनके पाथ्स अलग अलग है और उसमें गॉड अलग अलग हैं, दैट्स इट। इसमें उन्होंने ज़्यादा बताया नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सोसाइटी डिवीजन, कि एक सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी अबुल फजल के टाइम पर, ठीक है। जब उन अबुल फजल के टाइम पर आप समझ जाया करो कि यहाँ अकबर की बात हो रही है, क्योंकि अकबरनामा ही लिखी है सिर्फ अबुल फजल ने, ठीक है। तो सोसाइटी का डिवीजन उन्होंने किस तरीके से बताया है कि ही डिस्क्राइब सॉवरेन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, उन्होंने एक सॉवरेन, ठीक है, एंड स्टेट को एक सोसाइटी की टर्म में बताया है, कि एक सॉवरेन यहाँ पे किंग से रिलेटेड हो जाता है, और स्टेट यहाँ पे एक स्टेट की बात हो जाती है, कि उन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है आपका वॉरियर, सेकंड है आपका क्राफ्टमैन, थर्ड है आपके मर्चेंट्स, फोर्थ है आपका लर्नड और अदर्स, ठीक है। ये 4 टाइप के हमारे ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है एक सोसाइटी में, जिसमें से वॉरियर्स, एज यू ऑल नो वॉरियर्स कौन होते हैं, जो लड़ने जाते हैं, ठीक है। क्राफ्टमैन जो अपना छोटा मोटा बिजनेस टाइप करते हैं, काम वाम करते हैं, क्राफ्टमैन। और मर्चेंट्स होते हैं हमारे कुछ, जो आप किसान टाइप कह सकते हो। और लर्न मतलब जो बुद्धिमानी वाइज पीपल होते हैं, और कुछ अलग श्रेणियाँ अदर यहाँ पे बोल दिया गया है। तो ये 4 ग्रुप में सोसाइटी का डिवीजन हो रखा था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब आ रहा है कि ही डिवाइडेड ह्यूमन बींग। अभी तो हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया, अब उन्होंने ह्यूमन बींग को डिवाइड कर रखा है 3 कैटेगरीज में। पहली है आपकी नोबल, दूसरी है आपकी बेस, और तीसरी है इंटरमीडिएट, ठीक है। नोबल में क्या है, बेस में क्या है, और इंटरमीडिएट में क्या है। तो नोबल, दे वर इंडिविजुअल हु पोजेस्ड, देखो नोबल क्या है कि दे वर इंडिविजुअल हु पोजेस सुपीरियर इंटेलिजेंस, सैगैसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एंड पर्सनल करेज टू कैरी मिलिट्री ड्यूटीज। नोबल लोग वो लोग होते थे जो कि इंडिविजुअल्स होते थे, ठीक है, जो इंटेलिजेंट होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्हें पता होता था, और उनके अंदर करेज होता था कि वो मिलिट्री ड्यूटीज़ को संभाल सके। दूसरे आते हैं बेस पे, बेस को बेसिकली उन्होंने इग्नोरेबल क्लास बताया है। और थर्ड आते हैं इंटरमीडिएट जो सेल्फ सेंटर्ड पीपल, यानी कि बिजनेसमैन, जिनको खुद से मतलब है, ज़्यादा इधर उधर किसी से मतलब नहीं है, तो वो इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ह्यूमन बीइंग की जो सोसाइटी थी उसको 3 तरीके से लोगों में डिवाइड कर रखा था, एक सबसे ऊंची क्लास, एक सबसे नीची क्लास, और एक बीच की क्लास, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब आगे हमारा ये जो है अगला टॉपिक अपना होने वाला है इसके अंदर, अब जस्टिस होने वाला है हमारा अगला टॉपिक। जस्टिस मीन्स, जस्टिस का मतलब हम सबको पता है न्याय। सो ओनली अ मोनार्क हु पोजेस द रिक्वायर्ड ट्रेड्स ओनली कुड मेंटेन कंट्रोल ओवर दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी हमने जो जितने सेक्शंस पढ़े, इनके अंदर सिर्फ एक ऐसा मोनार्क, ठीक है, जिसके पास हु पोजेस द रिक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब उसके पास वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए टू मेंटेन और कंट्रोल दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
अब मैं किसी को भी खड़ा कर दूँ कि आपको इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को संभालना है, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको कुछ ट्रेड्स चाहिए ना, कि जैसे हमने क्षत्रिय किंग के बारे में पढ़ा था कि एक किंग जो होता है अर्थशास्त्र में, वो क्षत्रिय होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो सिमिलरली इसकी तरह ही अबुल फजल ने बताया कि जो एक मोनार्क होता है उसके भी कुछ ट्रेड्स होने चाहिए। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अनडिमांडिंग वो होना चाहिए, और उसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। The most significant element of any sultan is that he was indulged with the feature of फरे-ए-ज़ादी। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यही है कि डिवाइन लाइट से वो आना चाहिए। जिस भी मोनार्क को अपॉइंट किया गया है वो ही मस्ट कम फ्रॉम दी फरे-ए-ज़ादी, डिवाइन लाइट से वो हो। सो इट वॉज किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा कि किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ही अगर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसको बैलेंस को रिस्टोर करना है एंड फ्लरिश करना है किंगडम को बाय कंबाइनिंग इंडिविजुअल टैलेंट विद रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी है और किंगडम को आगे भी लेके जाना है। ये किंग की क्वालिटी है यहाँ पर। अबुल फजल ने डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। अभी तक हमने सिर्फ सोसाइटी को ये देखा था कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फिर हमने 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, फिर हमने पढ़ा कि 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पता नहीं क्या हो रहा है, 4-3, ठीक है। देखो 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें वॉरियर, क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स एंड लर्नड पीपल हैं। फिर ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसमें 3 में बांटा गया है, दैट इज़ नोबल, बेस और इंटरमीडिएट होते हैं। अब तीसरा है कि उनके बिहेवियर पे बेस उन्होंने 3 उसमें बांटा गया है। पीपल हु आर लॉयल टू द किंग, सबसे पहले जो लोग लॉयल होते हैं किंग के, ये सबसे ज़्यादा अनडिमांडिंग लोग होते हैं और ये नोबलेस्ट सोल्स हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा बिजनेसमैन फ्रॉम किंग सर्विस। दीज आर इंडिविजुअल हु बिल्ट अ बिजनेस आउट ऑफ देयर सर्विस फॉर बेनिफिट। दूसरे आते हैं हमारे बिजनेसमैन जो किंग की सर्विस का फ़ायदा उठाते हैं और अपना बिजनेस तैयार कर लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे हम जस्टिस पढ़ रहे थे, हम कहाँ चले गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्टिस पढ़ेंगे, टेंशन नॉट। नो लॉयल्टी, थर्ड इज़ नो लॉयल्टी। तीसरे टाइप के पर्सन्स होते हैं जो लॉयल नहीं होते हैं। एक होते हैं जो लॉयल होते हैं, अनडिमांडिंग होते हैं। बिजनेसमैन होते हैं जो किंग की ही सर्विसेज से दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं, और मतलब सेल्फ सेंटर्ड पीपल यू कैन से, ठीक है, ये होते हैं। फिर आता है हमारा सो द आइडिया ऑफ जस्टिस फॉर ऑल, ही बिलीव दैट द किंग शुड बी फ्री ऑफ एनी बायस इन एनी होली रिलीजियस सोसाइटी। तो उनका मानना ये है कि जो किंग है उसको क्या है रहना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए किंग के अंदर, ठीक है। किसी भी रिलीजन के प्रति बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वो फ्री होना चाहिए बिल्कुल। और उसको जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं उनको पनिश करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है। और पनिशमेंट एक मेजर चीज़ है जिसके हेल्प से ही लोगों को डर लगता है, इस वजह से वो गलत काम नहीं करते हैं। और अगर कोई करता भी है तो किंग को बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद उसको पनिश करना है। तो ये हमारा जस्टिस के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो एज इंडियन पॉलिटिक्स वॉज फाउंडेड ऑन फेयरनेस एंड टॉलरेंस विच इज़ रिफर्ड एज सुल द वे ऑफ सुलह। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है कि जस्टिस में उन्होंने क्या बताया है कि इंडियन पॉलिटिक्स वॉज फाउंडेड ऑन फेयरनेस और टॉलरेंस पे बेस्ड है इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसको रिफ़र किया जाता है दर-उल-सा द वे ऑफ सुलह, ठीक है। जो वे ऑफ सुलह की वे है, सुलह मतलब समझते ना आप, मतलब सुलह, 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो हम सुलह कर लेते हैं, कि मतलब फ्रेंडशिप वापसी कर लेते हैं। तो दर-उल-सुलह पे बेस्ड है इंडियन पॉलिटिक्स, जहाँ पे फेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट और टॉलरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी नींव में ही है, ठीक है। तो जस्टिस में हमने यही पढ़ा कि किंग को किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करना है, किसको, अपनी रिलीम के लोगों को, ठीक है। उनके बिहेवियर पे डिपेंड कर रखा है कि 3, एक लॉयल किंग होता है, एक लॉयल पीपल होते हैं, एक जो बिजनेस क्लास होती है, तीसरी जो नो लॉयल्टी वाले होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के लोग हैं, इन लोगों को अलग अलग तरीके से जस्टिस नहीं प्रोवाइड करना। अगर इन तीनों में से कोई गलत काम करता है तो उनके लिए एक ही सज़ा होगी, ठीक है। वो उनके सज़ा के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जिसने जितना बड़ा क्राइम किया उसके लिए उतनी बड़ी सज़ा, ठीक है। तो ये सब तो अलग बात है। तो इसमें जस्टिस की बात हमने आज कर ली है। तो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 इसका जल्दी आने वाला है, तो तब तक के लिए ओके बाय।